आज है टॉपिक सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए, आइए हम देखते हैं कि सेट थ्योरी का कहाँ कहाँ पर यूज होगा स्टैटिस्टिक में। सेट थ्योरी जब आप रैंडम वेरिएबल जब आप निकाल रहे होंगे तो रैंडम वेरिएबल में जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वहाँ पे पूछेगा वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, और होगा सेकेंड कि नॉट वन टू वन फंक्शन। और इसी तरह से हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी में भी सेट थ्योरी का बहुत यूज होता है कि वहाँ पे आपको सिग्मा फील्ड और बोरल फील्ड ये सभी फील्ड्स जो मिलती हैं, तो सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी तो अच्छा खासा कंटेन करती है, साथ में उसका इंपॉर्टेंस उतना ही रैंडम वेरिएबल में है। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है और मैनी वन फंक्शन क्या होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज की क्लास है ये इसीलिए बनाई गई है कि आप इसको समझ पाएँ। और ये जो क्लास है ये आपको यूट्यूब में जो हमारा सेक्शन है मैथमेटिक्स फार्मूले का, उसमें जा करके आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे सेट थ्योरी नाम से जो हमारा दे रखा होगा टॉपिक या हमारा जो भी वीडियो वो आपको मिलेगा। और वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा ISS एग्जाम सेट थ्योरी, या तो फिर आप इसको इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं सेट थ्योरी ISS एग्जाम। दोनों केस में आपको ये मेरा जो भी वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा और आप इसको जरूर देखो। अगर आप इसको देखोगे तो आपको रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी में जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो आज हम बात करते हैं सेट थ्योरी पर। तो सेट थ्योरी को समझने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड बना लेते हैं, अपनी भूमिका बना लेते हैं। तो सेट थ्योरी को हम समझते हैं और सेट थ्योरी क्या रोल और क्या उसका इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक में, तो उसको हम जब रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो हम देखेंगे ही, बट आज हम देखते हैं कि सेट जो है हमारा वो किस तरह से वर्क करता है। तो सेट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से सेट को समझते हैं। ये हमारा होता है करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट के अंदर जब कोई नंबर 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से जब कोई अरेंज करके लिखे जाते हैं तो हमारा वो सेट कहलाता है। और इसके लिए दो जो कंडीशन होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसको आप फुलफिल करेंगे तभी हमारा वो सेट बनेगा। एक तो हमारा होता है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये हो गया कि जो भी आप उसमें एलिमेंट्स या नंबर जो भी आप लिख रहे हैं उनको वेल डिफाइन करके लिखो। और दूसरा हमारा जो होता है कंडीशन वो हमारा ये है कि वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये हम समझते हैं कि डिस्टिंक्ट की मीनिंग क्या हो गई होगी। अगर डिस्टिंक्ट, तो हम समझते हैं कि डिस्टिंक्ट की मीनिंग क्या होगी। मतलब ये है कि जैसे सपोज आपने यहाँ अगर एक सेट के अंदर अगर 2 लिख लिया है तो 2 बार जो 2 अगर आपने एक सेट के अंदर लिख दिया तो वो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा कोई भी नंबर, जैसे बाद में आप ये मान लेते हैं अल्फाबेट्स ABC, अगर जो बाद में इसमें आपने ए फिर से अगर जो बाद रिपीट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सेट थ्योरी ऐसा वेल डिफाइन करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाने वाला नंबर्स जो क्या होने चाहिए, हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा सेट होता है। अच्छा, सेट को और कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो सेट का नाम होता है। सपोज 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारा सेट का नाम। इसी तरह से B अगर बाद में सपोज लिखें ABC डॉट डॉट, तो ये कुछ हमारा सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे सपोज A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D,
ये अगर जो आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ये आप किसी सेट को नाम देते हैं, बट उसके अंदर अगर जो बाय द वे जो एलिमेंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी अगर लिख रहे हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एलिमेंट होते हैं, या इनको हम मेंबर भी कह देते हैं। मेंबर इसलिए क्योंकि ये इस सेट के मेंबर हैं। तो सेट बहुत आसान है ये, बट ये जितना आसान है उतना ये कठिन लग भी जाता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में इस पे क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी का, या आप कोई भी जेएसओ, एएसओ या कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे सेट के बारे में पूछ लेता है। तो ये जो दो कंडीशन है हमारी, फर्स्ट और सेकंड, इसको ध्यान में रख करके किसी भी सेट को बनाना है। अच्छा, अब एक जो मीनिंग होता है वो जरा हम देख लेते हैं। ये हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जो हमारा r है ये हमारा रियल नंबर को शो करता है, w जो है होल नंबर को, और i या इसी को z भी लिख देते हैं तो ये हमारा इंटीजर होता है। अच्छा, एक चीज इसमें और थोड़ा समझा देते हैं जो ज्यादातर लोगों को दिक्कत करेगा, हो सकता कि आप लोगों ने बुक में देखा होगा, बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा होगा, या सपोज आप इस तरह से लिखोगे, या इसको z को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये हमारा n है, ये हमारा r है, रियल नंबर को शो कर रहा है, ये z हमारा इंटीजर है, ये हमारे कुछ हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर जो बात है किसी को अगर जो बात है इसमें भी प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 2 डॉट डॉट अगर जो बाय द वे कुछ भी कोई भी नंबर से 100 तक चले गए, या कहीं 112 हो गया, 123, जहां तक अगर आप जा रहे हैं, जो जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हम लोगों ने बचपन से 1 2 3 इसी तरह से पढ़ा है ना, तो ये हमारा होता है नेचुरल नंबर। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे होल नंबर अगर हम देखें तो होल नंबर में कुछ नहीं, बस यहाँ पे 0 1 बढ़ जाता है और हमारा ये सेम रहता है, नेचुरल नंबर की तरह ही रहता है। मतलब बस क्योंकि अभी तक आप सोचो ना कि जब बचपन में या आप किसी को पढ़ाते हो, या आपके छोटे भाई बहन हो, या खुद आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा तो 1 2 3 डॉट डॉट करके पढ़ा होगा, बट 0 जब भी ऐड हो जाता है तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। इसी तरह से अगर जो बात है जेड की बात करें, या इसी को हम आई से भी लिखते हैं इंटीजर, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा निगेटिव वैल्यूज देता है, जैसे निगेटिव पॉजिटिव दोनों, जैसे बाय द वे 2 माइनस का 1 0 1 2 डॉट डॉट, इस तरह से अगर लिखा है तो ये हमारा इंटीजर होता है, या हमारा इसको जेड या आई दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी आते हैं, जितने भी, अब जितने भी का मीनिंग यहाँ पे ये है वो जरा देख लेते हैं। जितने भी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर जो एक मिनट, किसी ने 1 लिखा, किसी ने 0 लिख दिया, किसी ने 1/2 लिख दिया, किसी ने -2 लिख दिया, किसी ने 1.5 लिख दिया, किसी ने 2 लिख दिया, ये सब हमारे जितने भी होते हैं ये हमारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर, अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। देखो, जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सब स्टैटिस्टिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसीलिए बता रहा हूँ, वरना इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा, बट अभी एक एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म a, b को, तो पूछ लिया कि इसकी जो रेंज है वो क्या होगी। एक रेंज ये होता है, और ये ऑप्शन में इस तरह से कुछ दे रखा था, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0 से 1, -इन्फिनिटी से -1 से +1, कुछ इस प्रकार से दे रखा था। तो ये सब वहां पे यूज होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, अभी जब आप रैंडम वेरिएबल की क्लास करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक रेंज होता है, देख लेते हैं यहाँ पे, एक रेंज होता है, एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। इनमें भी रिलेशन आता है, बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बट मैं कुछ चीजें इसमें जो हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आगे अगर कहीं पर यूज होगा तो उसको हम
अब ये समझ लेते हैं। जैसे अगर जो बाय द वे आपने ये पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, ये ज्यादातर क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एक्स की वो वैल्यूज लेनी। ये आर का क्या मीनिंग है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब एक्स कोई एक नंबर, सपोज यहाँ पे किसी ने मान लिया 1, तो बिलोंग कर रहा है किसको? आर को। अच्छा, अगर जो बात में इसी तरह से अगर जो ये लिख दिया होता, तो इसका मतलब ये कह रहा है ये जो 2 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। ये कुछ चीजें हैं, ये टर्मिनोलॉजी है जो आप देखेंगे ज्यादातर सेट थ्योरी में बहुत यूज होती, और जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से यूज हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद में जो कुछ चीजें बचती हैं वो मैं बता देता हूं। सेट को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। जैसे बाय द वे किसी ने ए आई ई ओ यू, यहां पे मैंने ऑर्डर थोड़ा इधर का उधर कर दिया है, उसको आप सही कर देना, इतना तो आता है। ये हमारा हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे बी, सपोज किसी ने अगर जो दे दिया कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, तो ये बहुत सारा जो एक नंबर लिखा होता है। जैसे सपोज कोई एक डेटा दे रखा है 1 2 1 1 3 5 5 2 2 1, तो इसको अगर अरेंज करके अगर जो बात है इसको अगर लिखा जाए तो ये इसको इसी तरह से तो लिखेंगे। यहां पे एक बहुत बार आ रहा है तो इसको बस एक बार ही लिखेंगे। इसी तरह से 2 आएगा, इसी तरह से 3 आएगा, इसी तरह से 5 आएगा। रिपीटिशन सेट में अलाउ नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और अगर जो बात में यहाँ पे अगर जो हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मीनिंग हो गया कि ये नल सेट लिखा है, मतलब इम्पटी है। या इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब अभी बता रहे हैं, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये सब स्टैटिस्टिक में कहीं ना कहीं यूज होगा, इसीलिए बता रहे हैं। और इसका यूज अभी आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में, पावर सेट जब यूज किया जाता है तो वहां पे ये फाई लिखा जाता है। तो फाई का मीनिंग यहाँ पे आप समझ लीजिए कि नल सेट को जो हम कहते हैं, या इम्पटी सेट, तो उसी को हम कहा जाता है। ये नल सेट का ये सिंबल है। और इसी तरह से अगर जो बात है फाइनाइट अगर बोल दिया जाए तो सिंपल है। फाइनाइट अगर आपसे बोल दिया गया, मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट कर लिया 1 2 3 4, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। अच्छा, अगर जो बात है इसी तरह से एक और ले लें, तो अगर जो बात है 1 2 3 5 डॉट डॉट करके ये इस तरह से कुछ लिखा है, तो ये क्या हो गया? ये इनफाइनाइट हो गया। क्योंकि इसमें ये जो इसमें क्या है, फाइनाइट का मीनिंग क्या हो गया कि उसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दोनों पता हो। और जो इनफाइनाइट में होता है वो कहाँ से चलना है ये तो पता है, कहाँ तक जाना है ये नहीं पता होता है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां से काम के एग्जाम्पल हैं, ये देखो, ये भी देखोगे खूब लैंग्वेज में लिखा होगा सबसेट। पहले इसको हम देखते हैं, लिखते हैं एक एग्जाम्पल। ए सपोज फॉलो कर रहा है, मतलब ए के जो अंदर एलिमेंट हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह से अगर कोई एक बी है और उसके अंदर 1 है, 2 है, ये कोई सेट है। उस सेट से देखो यहाँ पे जो 2 वैल्यूज, अगर पेन चेंज करके बताएं, देखो ये 2 वैल्यूज यहाँ पे कंटेन कर रही हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि हमारा बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का। और यहाँ पे जब इक्वल का साइन तब लगेगा जब सेम मतलब सेम वैल्यूज, सपोज मान लें यहाँ पे सी बराबर 1 2 3 4 ये दे रखा है, तो सी जो है वो हमारा सबसेट हो गया इसका ए का। तो ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखें। ये एक एग्जांपल है, इस तरह से इसको आप सबसेट को भी समझ सकते हैं। अच्छा, और किसी भी सेट का जब बाद में ये एक सेट है, ये एक सेट है, एक मिनट, ये एक सेट है, ये सेट खुद का ही सबसेट होता है, होगा, बिल्कुल होगा। अगर जो बाद में इसी को अगर जो एक मिनट, अगर इसको तुम ये सोचो ना कि इसको अगर जो बाद में मैं ए ही कंसीडर कर लेता, तो ए जो है वो खुद का सबसेट है कि नहीं है? तो इट सेल्फ बहुत बहुत ज्यादा ये एग्जाम में आता है कि
कोई एक आपको सेट दे देगा और बोलेगा कि इसका ये सबसेट है कि नहीं है, खुद का है कि नहीं है, इटसेल्फ सबसेट है कि नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे है। अच्छा, अब यहां से ये तो आपके जो बेसिक था वो कंप्लीट कर दिया। अब बेसिक के बाद में जो चीज अब स्टार्ट होती है उसको हम लोग देखते हैं, और वो हमारा है ये टॉपिक, इसको नंबर दे देते हैं थर्ड। ये हमारा हो जाएगा कि पावर सेट क्या होता है। और पावर सेट से सपोज पावर सेट ऑफ ए अगर लिखा होता तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, या इसको और भी अगर लिख लें कि पावर सेट ऑफ ए। और ये जो ए है ये कुछ भी हो सकता है, आप बी ले सकते हैं, आप सी ले सकते हैं, आप डी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पावर सेट हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ हमारा ये है, सपोज ए के अंदर जो एलिमेंट है 1,2 है। तो यहां पे अगर जो बाय द वे पावर सेट अगर इसका हम बनाएं तो ये देखो, ये हमारा कुछ पावर सेट बनता है। एक तो 1 को लिखा जा सकता है, एक तो 2 को लिखा जा सकता है, मतलब कितने इसके सबसेट हो सकते हैं। एक ये भी सबसेट हो सकता है 1,2, और एक इसका 5 हो सकता है। ये कुछ हमारे हो गए। अब इसी को अगर जो बाय द वे इस तरह से अगर जो अरेंज करके अगर लिखें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। 5 हो गया, फिर इसको 1 लिख लिया, फिर इसको 2 लिख लिया, फिर इसको यहाँ पे 1,2 लिख लिया, और ये हमारा बंद हो गया। या इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, और इसको अगर जो बाद में मैं ए ही लिख दूं तब भी सही है क्योंकि ये ए है यहाँ पे देखो। तो ये हमारा पावर सेट हो गया। अच्छा, अगर जो इसी तरह से ये हो गया हमारा। अब अगर जो बाद में एक एग्जांपल दूसरा लें, बी ले लेते हैं 1,2,3। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो पावर सेट अगर जो हम बोलें तो क्या होगा, तो देखो पहले तो इसको भी जब लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखो किसी भी सेट का सबसेट जो होता है वो 5 तो होता ही है। फिर बाद में जितने भी लिखे हैं सब 1,2,3, और फिर क्या बनेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखो, अब 2 के पेयर बना ले। एक हो सकता है 1,2, एक हो सकता है 2,3, और एक हो सकता है हमारा 3,1। अच्छा, क्या इसके अंदर ये सोचो ये वाला आ जाएगा 1,3? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था सेट तभी बनेगा जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। यहाँ पे ये रिपीट हो गया है, बस ए से बी, बी से ए लिख दिया गया है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम लास्ट, अब पहले फर्स्ट का देखा फिर सेकंड का देखा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसको देखें 1,2,3 ये हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ हो गया। अब अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन जरा, यहाँ पे जरा ये देखो। हाँ, पेन को ये कर लेते हैं, ठीक। अब इसको मत देखना, इसको देख करके मत काउंट करना। इस बाद में ये मान लेते हैं हम कि ए होता और ये बी होता, तो यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे। तब यहाँ पे आपको काउंट करना है, एक तो ये है और एक ये है। तो ये क्या लिखा है 2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कितने बने, 4। हमारे पावर सेट कितना हो गया उसके अंदर, 4। तो ये हमारा 4 होने के लिए यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। तब ये हमारा पावर सेट हो गया। अब अच्छा, इसी तरह से इसमें देखो, इसको भी हम कंसीडर कुछ कर लेते हैं कि ये ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था। फिर इसको अगर काउंट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये कुछ हमारा हो गया। तो अब इन जनरल अगर जो बाद में मैं आपसे बोलूं कि इन जनरल क्या होना चाहिए, तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता है। एक मिनट, नंबर ऑफ
एलिमेंट ऑफ पावर सेट, तो ये होता है 2 की पावर n। और n कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये मैंने अभी बताया। तो ये आप याद रखो, डायरेक्ट आपसे एक कोई सेट दे देगा और बोल देगा कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे। देखो यहाँ पे तो ये छोटा था तो आप देख करके बता दिए, बना करके भी दिखा दोगे। बट अगर जो बाद में किसी ने आपसे ये दे दिया और बहुत नॉर्मल, आप ऐसा सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अब अगर जो बाद में आप ये क्वेश्चन आ गया और वहां पर अगर आप पावर सेट बनाने बैठ गए तो बहुत टाइम जाएगा। सबसे आसान तरीका यहाँ पे काउंट करो कितने हैं, 8 टाइम्स हैं, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 4, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आसान है तरीका। तो ये आसान कैसे है, अगर जो आपको ये याद है तो हमेशा इसको याद रखो, हो सकता किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अच्छा, अब ये याद रखना क्योंकि इसका यूज आपको जब अभी रैंडम वेरिएबल जब आप क्लास करें इसके बाद में तो वहां पर इसका यूज किया है, तो वहां पे भी मैं जो फार्मूला होगा वो डायरेक्ट बताएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप प्रॉपर इसको याद भी कर लें। अच्छा, अब यहाँ ये होने के बाद में कुछ चीजें अभी सेट में और बाकी हैं जो मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं और इसी से सारी चीजें हो जाएंगी, ये आपको प्रोबेबिलिटी में नहीं करना पड़ेगा। U एक मान लिया है। देखो U क्या होता है, जैसे अभी सेट थ्योरी में पढ़ रहे हो तो इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, या जब आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे तो उसको सैंपल स्पेस कह दिया जाएगा या स्पेस कह दिया जाएगा, उसको ओमेगा से वहां पे डिनोट करेंगे। तो जैसे बाद में एक एग्जांपल हम मान लेते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट 10। डॉट डॉट का मीनिंग हो गया कि उसके अंदर जितने भी आते हैं 4 5 6 7 8, ये जब आप पावर्स जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे तो ये ओमेगा इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा या इसी को एस से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना और चीजों को समझना है। और इसी तरह से अगर जो बाद में ए बराबर भी अगर आपको दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से अगर जो बाद में बी अगर दे दिया है 4, 5, 6, 7, देन आपसे अगर जो बाद में पूछ लेता है, क्या क्या पूछता है, अगर जो आपसे ये पूछ लें कि ए यूनियन बी, यूनियन के लिए ये साइन होता है, इंटरसेक्शन के लिए ये होता है, प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होगा, याद रखें। तो यूनियन का जो मीनिंग हो गया वो हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि ये ए है ये बी है, इन दोनों को मिला दें, लेकिन मिला देंगे बट ये चीज देखो कि वैल्यूज जो उसके एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर जो फर्स्ट इसमें देखें तो 1 2 3 इसमें नहीं 1 2 3, लेकिन 4 5 यहाँ पे भी है, 4 5 यहाँ पे भी है, तो किसी को भी लिखो बट एक बार में ही लिखना है। जैसे बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब अगर जो बाद में अगर जो बाद में आपसे ये पूछ लेता कि ए इंटरसेक्शन बी बता दो, तो यहाँ पे अगर जो हम इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है दोनों में पार्ट, तो कॉमन इसमें और इन दोनों में क्या है, तो वो हमारा हो गया 4 और वो हमारा हो गया 5। अच्छा, अगर जो इसको वेन डायग्राम से अगर जो बाद में हम समझाएं, एक मिनट, एक हमारा ये हो गया और एक हम कंसीडर कर लेते हैं इस वाले। अब ये देखो इसमें अगर जो बाद में नंबर सपोज ये मान लेते हैं हमारा ए दे रखा है, इसका पेन चेंज कर लेते हैं, ये सपोज ए है और ये सपोज बी है। तब देखते हैं ए कह रहा है, पहले यहाँ पे जो कॉमन है वो लिख देते हैं। तो कॉमन हमारा क्या है 4 और 5, ये हमारा कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है। जो बचे इसमें ए के अंदर कौन कौन से बच्चे हैं, ये हमारा बच्चा है 1, ये हमारा बच्चा है 2 और ये हमारा बच्चा है 3। और जो बी में देखते हैं क्या बचा है, बी में हमारा ये दोनों वैल्यूज बची हैं 6 और 7। अच्छा, अब यहाँ पे
तो ये हमारा हो गया। अगर जो बाद में ए यूनियन बी तो इसकी पूरे की बात की जा रही है। अगर जो ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर जो बाद में कुछ इस तरह से, अगर जो ए इंटरसेक्शन बी अगर जो मिलता हम लोगों को कुछ इस तरह से या इस तरह से, तो इसके लिए किस तरह से ग्राफ बनाते, एक ए बनाते और एक यहाँ पे बी बनाते। तो ये हमारा ये बता रहा है कि कोई भी इन दोनों में कॉमन रीजन नहीं है। तो ये हमारा इसका ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ, जब कॉमन नहीं होगा तब। और ये बहुत काम करेगा प्रोबेबिलिटी में। ये दे रखा होगा कि ए कॉमा बी हमारे डिसजॉइंट है। एक मिनट, ए कॉमा बी बोलेगा डिसजॉइंट है, तब आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी जब अप्लाई होती है तो देखो किस तरह से अप्लाई होती है। अगर जो यहीं पे अगर हम समझाने की कोशिश करें, प्रोबेबिलिटी अगर जो बाय द वे इस सेट पे अगर अप्लाई होगी तो ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी जो है फाई के लिए हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर जो बाय द वे हम नेक्स्ट अगर देखें इसी में, तो नेक्स्ट अगर जो बाय द वे हम लोग समझते हैं तो वो हमारा कुछ ये होगा। अगर जो हम इसको थोड़ा इरेज कर दें, क्योंकि ये ग्राफ अगर बना है तो ये मिट जाएगा। अगर जो इसी में अगर जो मैं ये दे देता हूं सी नंबर, और अगर जो बाद में आपसे पूछ ले डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का मीनिंग हो गया, अभी तक क्या करते थे, ए यूनियन बी में ये लिखते थे और जो कॉमन रीजन है उसको लिखते थे एक बार, और जो बी में बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको लिखते थे। अब ए कॉमा बी का मीनिंग हो गया कि वो एलिमेंट ए के लिखने हैं जो बी में ना हो, जो बी में ना हो, मतलब ये तो हैं तो ये वाले नहीं लिखने हैं, जो बच्चे हैं वही हो जाएंगे, मतलब 1, 2, 3। अच्छा, अगर इसी तरह से अगर जो बी कॉमा ए अगर बोला जाता तो बी की वो सारे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो ए में इसमें कौन सा नहीं है, देखो 4 और 5 तो है, बट है कौन सा नहीं, 6 और 7। ये सब बहुत यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में, फिर बता रहे हैं, तो ध्यान से इसको प्रैक्टिस आप कर भी लेना। अच्छा, अब अगर जो बाद में ये देखें कि इसके वेन डायग्राम में कि ए माइनस बी हमारा ये हो गया, और यहां पे देखें ए बी माइनस का ए हो गया, यही तो हमारा कुछ है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से चलता है, तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर जो बाद में मैं एक चीज नेक्स्ट अगर पॉइंट को अगर मैं समझाऊं, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कुछ ये भी आप खूब देखेंगे, या तो इस तरह से लिखा होगा, या तो इस तरह से लिखा होगा, या तो इस तरह से लिखा होगा। ये हमारा क्या होता है, u माइनस का a होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट होता है उसको ये बोलते हैं। अब ये अगर जो वाले प्रोबेबिलिटी के टर्म में जब आप देखेंगे तो आपने बहुत पढ़ा होगा, और वो कहाँ से आया है वो देख लेते हैं। आपने ये खूब पढ़ा होगा, बट इसका मीनिंग हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। बाइनोमियल n कॉमा p, तो क्यों बराबर लिखा जाता था 1 माइनस का p। तो अगर जो बाय द वे इसको अगर जो प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा हो गया ये 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ u माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ, माइनस का यहाँ पे नहीं लगा है साइन, एक मिनट इसको हटा देते हैं वरना, प्रोबेबिलिटी ऑफ u माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अभी देखो जब इससे पहले जो हमने कराया था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है उसकी वैल्यू 0 होती थी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ u का मीनिंग हो गया यूनियन, यूनिवर्सल सेट, सॉरी u का मीनिंग हो गया यूनिवर्सल सेट, मतलब जो कंप्लीट सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब वो श्योर है इवेंट, तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो 1 माइनस का पी ए लिखा जाता था, और इसी को अगर जो बाद में हम पी ए को अगर जो बाद में हम पी लिख लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये इसको हम ये लिख लेंगे 1 माइनस का p, ठीक है। तो ये यहां से आया। अच्छा, अगर जो बाद में इसमें अगर हम देखें किस तरह से करेंगे, तो इसको भी अगर जो बाद में मुझे कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर जो बाद में आपसे ये बोल देता कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन मतलब यू माइनस का ए, तो देख लो यहाँ पे ये बोल रहा है यू के वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में ना हो। तो ए में कौन कौन नहीं है ये देखते हैं। तो देखो 1 से 5 तक है, बचे कितने हैं, 6 7 8 9 और इसी तरह से 10, या इसको अगर इंग्लिश में अगर बोले 6 7 8 9 10। तो ये हमारे मतलब कुछ बचेंगे और ये हमारी कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होगी जो आपको समझ लेनी चाहिए। ये आगे थोड़ा बहुत आपके काम जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।